हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 18 और 19 18th एंड 19th फेब के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थ्रू एमसीक्यूज। This is our profile. You are already aware about it. Both of us have cleared UPSC prelims 5 + 5 times. That is, I have cleared prelims 5 times. Ankur sir has cleared prelims 5 times. Okay, so आप rest assured कि we are going to cover highly relevant and most important questions from the day. कोई भी इधर उधर की चीजें कवर नहीं की जाएंगी। So first question for the day, environment का टॉपिक है, important theme है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री का नाम पूछती है यूपीएससी। Then second option, it recognizes the rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers over forest land and resources। जो फॉरेस्ट का जमीन है, रिसोर्सेज हैं, मान लो ट्री वगैरह है, इस तरह की चीजें जो हैं, तो उस पर शेड्यूल ट्राइब और वहां के जो ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट ड्वेलर जो वहां रहते थे उनके राइट को रिकॉग्नाइज करता है ये। थर्ड ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स फॉर बोथ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की इंडिविजुअल का जो राइट है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। एक तो हो गया इंडिविजुअल का राइट और एक ग्रुप का राइट, वो दोनों ही राइट को ये रिकॉग्नाइज करता है। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। सो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन। जो पहला है वो इनकरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, दिस इज द न्यूज। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शेड्यूल ट्राइब और वहां जो ट्रेडिशनली लोग रह रहे हैं दोनों को ही रिकॉग्नाइज करता है ये, इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ठीक है, और स्पेशली जो कहते हैं ना कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे करता है ये। इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखना, ग्राम सभा का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राम सभा जो होता है उसमें मेन राइट इसी के पास होता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है ये। जैसे मान लो फॉरेस्ट राइट वगैरह किसका रिकॉग्नाइज करना है, कौन कौन इसमें कवर किए जाएंगे, उस पर इसका ये है। और आइडिया क्या है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को जो है ना ठीक करना, यही इसका कोर आइडिया है इस एक्ट के पीछे। Now, coming to question number two, with reference to the Marrakesh Treaty, consider the following statement. First, it facilitates access to published work for persons who are blind or visually impaired. Second, it permits cross-border exchange of accessible format copies of book. Third, it abolishes copyright protection for all education material globally. So, आपके पास चार ऑप्शन है, प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, तो देखो जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। मार्क्रेस टीटी 2013 2013 2013 में आया था अंडर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट सही है, इट फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर पर्संस हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है आपका, इट परमिट्स क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ एक्सेसिबल फॉर्मेट कॉपीज ऑफ बुक। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। ये क्या कह रहा है, इट एबॉलिश कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर ऑल एजुकेशन मटेरियल ग्लोबली। देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। आईपीआर के अंदर होती हैं चीजें। तो कॉपीराइट इंडिया में क्या केस होता है, इंडिया में जो है 70 ईयर्स के लिए कॉपीराइट दी जाती है किसी भी ऑथर को। तो इंडिया में एक अलग आपका क्राइटेरिया है। तो टोटल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 and 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशरी इंपॉर्टेंट थीम है, लास्ट के 1-2 साल से कंट्रोवर्सी में है। टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आर्टिकल 124 प्रोवाइड्स दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहे हैं अपॉइंट कैसे किया जाएगा कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजीआई से, ये आर्टिकल 124 के अंदर है। आर्टिकल 217 कह रहा है प्रोवाइड्स दैट हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट, एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, सीजीआई ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। देन थर्ड ऑप्शन इज, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर द कॉलेजियम सिस्टम। कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ये दिया गया है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, because इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आप लोगों को। सो राइट आंसर फॉर दिस इज ए। ओके, 1 and 2, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। एक्सप्लिसिटली ये वर्ड या कॉलेजियम में नहीं मेंशन्ड है। ये जो आपके 3 जजेस केस है, इनफैक्ट 4 जजेस केस आप कह सकते हो, 4 जजेस केस भी एनजेएसी केस था, 4 जजेस इन केसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये इसमें मेंशन नहीं है। पहला सही है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजीआई के साथ और आपका हाँ सीजीआई के साथ करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये सीजीआई के साथ जो कंसल्टेशन जो है यही कॉलेजियम है। सीजीआई अपने साथ के साथ 4 लोगों के साथ जो है उन्हें आप वो कंसल्ट करेंगे, CGI+4 वाली चीज जो है। केसेस के नाम जब 3 जजेस कहते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, देन यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और हाई कोर्ट वाले अपॉइंटमेंट में CGI+2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और
सेंटर वाले इस मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो CJI+4, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट में जैसे मैंने कहा CJI+2 सीनियर मोस्ट जो है, और वहाँ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now, coming to question number 4. With reference to loggerheads turtle, consider the following statement. First, they are omnivorous marine reptile. Second, they are named for their exceptionally small head. Third, they are primarily freshwater turtles found in estuarines. ठीक है, so please pause and mark your answer. अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। दे आर omnivorous, राइट? omnivorous होते हैं एंड मैरिन टर्टल्स है। सेकंड क्या है आपका? पहली बात तो एक और ध्यान रखना बात कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में होते हैं। ठीक है, ये ठंडे इलाकों में नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में होते हैं, और फ्रेश वाटर स्पीसीज नहीं है ये। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इनके लार्ज हेड होते हैं, स्मॉल हेड नहीं होते हैं, इनके लार्ज हेड होते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? दे आर प्राइमरीली फ्रेश वाटर टर्टल्स फाउंड इन एस्टुराइन, तो ये फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, राइट? ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? B1 ओनली। और एक चीज आप ध्यान रखोगे, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है इसका, वल्नरेबल स्टेटस है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। Then fifth question, with reference to freedom of speech in India, consider the following statement. Again, इसमें काफी इश्यूज होते रहे हैं, काफी लोगों को जेल वगैरह हुई हुई है, तो इंपॉर्टेंट है ये, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टेटमेंट भी आया है। सो आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि ठीक है ये गारंटी करते हैं। सेकंड ऑप्शन, फ्रीडम इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, अगर एब्सोल्यूट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। एंड थर्ड ऑप्शन इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी। ठीक है, सो इन दोनों को क्राइटेरिया पे कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो 1 और 3 है, जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आप ये समझिए कि एब्सोल्यूट राइट कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया ही जा सकता है, अदरवाइज तो समझ लो कैओस हो जाएगा। तो कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के को गाली दे दिया, किसी मान लो PM का अब्यूज कर दिया, या अपोजिशन का अपोज कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। इसी राइट आर्टिकल के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी। अब इसमें चाहे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो, पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो, फ्रेंड रिलेशन हो बाकी स्टेट के साथ, ये सारी चीजें इसमें है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ केसेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। श्रेया सिंगल जो IT एक्ट वाला केस है, वो इंपॉर्टेंट केस है, इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ था कि ओनली, कि सिर्फ इन्हीं 2 ग्राउंड पे हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा था। अगर ओनली लिखा होता तो ये गलत हो जाता। इसमें और भी ग्राउंड है 6-7, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 3। Now, coming to question number 6, with reference to aviation regulation in India, consider the following statement. तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी रेगुलेशन एंड ओवरसाइट ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। सेकंड, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एग्जामिन पोटेंशियल अब्यूज ऑफ मार्केट डोमिनेंस बाय एयरलाइंस। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज नो अथॉरिटी टू इंटरवीन इन एयर फेयर प्राइस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। देखो, पहला ऑप्शन आपका सही है, DGCA जो है वो रिस्पॉन्सिबल। आपने बहुत बार देखा होगा, दिसंबर में जो इंडिगो का केओस हुआ था उस टाइम पे भी बहुत न्यूज में था दैट DGCA जो है वो मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो ओवरसाइट अथॉरिटी है। सेकंड, CCI कैन एग्जामिन पोटेंशियल अब्यूज ऑफ मार्केट डोमिनेंस बाय एयरलाइन, तो CCI जो है वो एग्जामिन कर सकती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? जैसे सपोज किसी एयरलाइन ने प्रिडेटरी प्राइसिंग मैकेनिज्म ले आया फॉर कैप्चरिंग द मार्केट। थर्ड इज इनकरेक्ट। अब आप खुद ही सोचो कि अंडर नो कंडीशन मिनिस्ट्री कैन एक्ट, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल, दिसंबर में जब इंडिगो क्राइसिस हुआ था तो बहुत सारी एयरलाइंस है, उन्होंने अपने टिकट के प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए थे, 50,000 60,000। फिर मिनिस्ट्री ने बोला उनको कि एक लिमिट होना चाहिए, अपर लिमिट दैट शुड बी द कैप फॉर मार्केट प्राइसेस, तो मिनिस्ट्री जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1 and 2 ओनली। और एविएशन जो है आपका यूनियन लिस्ट में आता है। And the seventh question, with reference to Royal Indian Navy revolt of 1946, okay, important है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है,
So following statement, the revolt began with a hunger strike by naval ratings at HMIS तलवार इस शिप पे इन बॉम्बे, यहाँ से कह रहे हैं स्टार्ट हुआ था, ठीक है. Then revolt remained confined only to Bombay, कह रहे हैं सिर्फ बॉम्बे तक confined रहा, did not spread to other regions. And the third option is the primary grievances included poor food, low wages, racial discrimination. ये सब जो इनके main grievances थे. So pause the video and mark the answer. So the right answer for this is कि आपका जो रिवोल्ट जो है ये हंगर स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ. दिस इज करेक्ट. तो थर्ड ऑप्शन आपका कि पुअर फूड, लो वेजेस, यही मेनली क्राइसिस सिस्टम हुआ ही करते थे, यही सब डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें थी. तो ये आपका जो है ये करेक्ट है. इनकरेक्ट क्या है आपका, रिवोल्ट रिमेन कन्फाइंड टू बॉम्बे, सिर्फ बॉम्बे तक नहीं था, कराची, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मतलब मेनली जो सिटीज थे उन वहां तक स्प्रेड हुआ था. और स्टार्ट कब हुआ था ये, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, 18 फेब 1946 को स्टार्ट हुआ था. ओके. और इसका स्लोगन वगैरह जो है इसमें सुभाष चंद्र बोस वगैरह से इंस्पिरेशन लिया था उन्होंने, और काफी मतलब इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है आपके फ्रीडम स्ट्रगल में. Now coming to question number 8. In the context of artificial intelligence, GPU, graphics processing unit, are preferred over traditional CPUs mainly because. तो चार आपके पास ऑप्शन है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है GPU इस ईयर because of being in use for the whole year. A statement क्या है? They consume no electricity. B, they are designed for high speed parallel processing suitable for machine learning tasks. C, they can operate without software frameworks. D, they store large data set permanently. So please pause and mark your answer. ठीक है. तो जो आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है. वाई इट इज यूज, तो ये यूज क्यों होता है, रैपिड मैनिपुलेशन करता है मेमोरी का फॉर जो आपका प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे क्रिएशन ऑफ इमेजेस हो गया, वीडियोस होगा, 3D ग्राफिक्स हो गया, राइट. तो ये AI ट्रेनिंग जैसे चैट जीपीटी हो गया या आपका जेमिनाई हो गया, राइट. सो उनका जो ट्रेनिंग होता है उसके पर्पज से यूज होता है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. और देखो जीपीयूज आर ऑल्सो क्रिटिकल इन सुपर कंप्यूटिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशन, इन सब चीजों में भी. देन अगेन सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड आपका, क्योंकि जैसे हमने कहा एआई हो गया, एआई मिशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और एआई समिट चल रहा है इंडिया में. तो इंपॉर्टेंट इस साल के लिए फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है, कह रहा डेटा बेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज, कह रहा गवर्नमेंट पॉलिसीज को रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. सेकंड ऑप्शन है बेसिक सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग, कि इंटरनेट ब्राउज करना है उसके लिए आपको यूज होता है फाउंडेशनल LLM. थर्ड ऑप्शन इज अ लार्ज स्केल AI मॉडल ट्रेन्ड ऑन वास्ट टेक्स्ट डेटा दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल लैंग्वेज रिलेटेड टास्क, कह रहा है कि जो वास्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा, उस पर ट्रेन किया हुआ मॉडल है जिससे हम मल्टीपल लैंग्वेज रिलेटेड टास्क हम कर सकते हैं. देन अ लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डिजिटल कम्युनिकेशन, की लीगल फ्रेमवर्क है ये. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. ये आप लोगों को होपफुली पता होगा, काफी कॉमन सेंसिकल नॉलेज बन चुका है ये. तो सी इज द राइट आंसर, कि जितना डेटा वगैरह चीज अवेलेबल, जैसे बुक्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, इन सबको यूज करके ट्रेनिंग दी गई है. तो ये आपका LLM मॉडल बन गया. तो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर वगैरह यूज करके, जैसे आपने देखा होगा ओपन AI है, गूगल है, मेटा प्लेटफॉर्म, सभी ने यूज जो किया है, यही इसका कोर आइडिया है कि जितने बुक्स, नोट्स, सब जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. लार्ज स्केल AI मॉडल है जो टेक्स्ट डेटा वगैरह सब पे ट्रेन किया गया है, और वो अब उसके बेस पे आपको अपना आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है. ओके, सी इज द राइट आंसर. ऑन दैट नोट, दिस इज इट. थैंक यू एवरीवन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक